सभी को प्रणाम। डे 14 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण के अंतर्गत आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या है आज का टाइटल है गर्भवती की परिचर्या यानी उसकी देखभाल। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था गर्भवती स्त्री की सावधानी है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि एक गर्भवती महिला को, प्रेग्नेंट महिला को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको क्या क्या किन सावधानियों से गुजरना चाहिए ताकि उसके गर्भस्थ बालक पे कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। आज है गर्भवती स्त्री की परिचर्या। गर्भाधान यद्यपि शरीर का एक प्राकृतिक कर्म है, तथापि इस काल में गर्भिणी का अत्यंत सावधान रहना आवश्यक है। बहुधा इस काल की तनिक सी असावधानी का फल अत्यंत घातक हो जाता है। इसलिए सभी चिकित्सा शास्त्रों का मत है कि गर्भिणी को प्रारंभ से ही किसी चतुर चिकित्सक या लेडी डॉक्टर की देखरेख में आ जाना चाहिए। इस समय अपने एवं भावी शिशु के प्रति अपना कर्तव्य पूर्णतः पालन करने हेतु आरंभ में प्रति मास 1 बार और 5 मास पश्चात और प्रति मास 2 बार चिकित्सक के पास जाकर परामर्श लेते रहना आवश्यक है। हमारे गुरुदेव कितने व्यवहारिक हैं, इसको पढ़कर लगता है पहले आज से जब इतना मेडिकल डेवलप नहीं था तो लोग घरों में ही बहुत बढ़िया से साधारण घरेलू ढंग से ही एक गर्भवती महिला की देखभाल हो जाती थी। लेकिन समय के हिसाब से, समय के अनुसार लोगों को बदलना चाहिए, समय के प्रवाह के अनुसार हमें बहना चाहिए। उसे ही गुरुदेव यहाँ व्यवहारिक ढंग से बता रहे हैं कि प्रति मास महिला को डॉक्टर के देखरेख में तो रहना ही चाहिए और जाना भी चाहिए। और जब 5 मास का उसका गर्भ हो जाए तो उसको 2 बार चिकित्सक के पास जाना चाहिए। और जनरली ये सब हम लोग देखते भी हैं, ये सबसे रूबरू भी होते हैं कि हम जाते ही हैं डॉक्टर से, प्राय अल्ट्रासाउंड करवाना हो या फिर ब्लड टेस्ट हो या फिर किसी तरह का और कोई दिक्कत हो तो समय के अनुसार से, जरूरत के अनुसार से, आवश्यकता अनुसार हम डॉक्टर के पास जाते ही हैं। गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य की स्थिरता के लिए वायु एवं सूर्य के प्रकाश की सर्वप्रथम आवश्यकता है। स्वच्छ एवं शीतल वायु में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा के कारण शरीर में न केवल प्राणों का संचार होता है वरन जीवनी शक्ति की वृद्धि भी इसी आधार पर आधारित होती है। शरीर के विभिन्न अंग निरंतर क्रियाशील रहते हैं, जिसके फलस्वरूप वे कोषाणु जिनसे तंतुओं का निर्माण होता है निरंतर टूटते फूटते रहते हैं। यह टूट फूट कर दूषित द्रव का रूप ग्रहण कर लेती है। इस दूषित पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना नितांत आवश्यक है। जिस प्रकार अंगीठी की जाली पर से राख को बराबर न झाड़ा जाए तो आग अंगीठी में नहीं जलती, उसी प्रकार इस दूषित पदार्थ की उचित रूप में निष्क्रमण न होने पर शारीरिक प्रक्रिया में बाधा पड़ती है। गर्भवती स्त्री के शरीर में दूषित पदार्थ के एकत्र हो जाने पर उसे तथा भ्रूण दोनों को ही हानि पहुंचती है। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं गुरुदेव कि गर्भवती स्त्री की स्वास्थ्य की स्थिरता के लिए स्वास्थ्य इसकी स्थिर रहे, ऐसा ना कि उसमें उथल पुथल चले, कभी बीमार हो जाए या फिर कभी गंभीर बीमार हो जाए या फिर उसको कोई वायु और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता और उसे ना मिले। लेकिन ये दोनों चीजें अगर उसे निरंतर मिल रही है तो ऑक्सीजन की उसे न सिर्फ पर्याप्त मात्रा मिलती है बल्कि उसे शीतल वायु भी प्राकृतिक ढंग से मिलते हैं और जीवनी शक्ति में वृद्धि होती है। यानी प्राकृतिक चिकित्सा की बात यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं। और प्राकृतिक चिकित्सक हमारे वायु और सूर्य जो अमूमन हम लोग जानते हैं कि है ही, सूरज की प्रकाश कितना हमारे लिए विटामिन डी के रूप में, स्वच्छता के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, हर तरह से प्रकाश की कैसे जरूरत पड़ती है, कैसे सूर्य स्नान की आवश्यकता होती है मौसम के अनुसार, और एक गर्भवती महिला को तो जरूरत होती है। तो गुरुदेव ने यहाँ सूर्य और वायु की बात की है कि उसको निरंतर ऐसे पोषण इसका मिलते रहने से क्या होता है कि उसके जो भी टूट फूट कोषाणु के होते हैं, विषाणु, ये सब के जो है मरम्मत होते रहते हैं। और जो अनावश्यक कीट होते हैं शरीर में, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनकी क्षय होती है और इससे गर्भवती महिला स्वस्थ रहती है। यदि ऑक्सीजन समुचित मात्रा में नहीं प्राप्त होगी तो दूषित पदार्थों पर रासायनिक प्रक्रिया भली प्रकार से न हो सकेगी और मैल भी शरीर के बाहर पूर्णतः न निकल सकेगा। अतः गर्भिणी तथा भ्रूण के स्वस्थ रहने के लिए अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिलनी आवश्यक है। इसके लिए उसके कमरे की खिड़की दरवाजे खुले रहें ताकि कमरे की दूषित वायु निकल सके एवं स्वच्छ वायु निरंतर अंदर प्रवेश करे। हमें क्या, गर्भवती महिला को क्या, सबको एक ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा चाहिए। उसके लिए जिस कमरे में गर्भवती महिला रहती हो, जिस घर में रहते हो, वहाँ सूर्य की रोशनी पर्याप्त आनी चाहिए, हवा, खुले वातावरण होना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां खुली होनी चाहिए
ऑक्सीजन की मतलब बढ़िया से आवागमन होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी गैस की निष्कासन की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, यानी वेंटिलेटर व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, स्वच्छ हवा और सूरज की प्रकाश पर्याप्त मात्रा में जहाँ वो महिला रहती हो, गर्भवती महिला, वहाँ आए ताकि उसे पर्याप्त मात्रा में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिले और गर्भस्थ न सिर्फ वो बल्कि गर्भस्थ शिशु भी इससे स्वस्थ रहेंगे। सूरज का प्रकाश भी एक विलक्षण बलवर्धक औषधि है। यह रक्त को शक्ति प्रदान करता है तथा उसे शरीर के विभिन्न भागों में लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस एवं आयोडीन पहुंचाने की क्षमता प्रदान करता है। यदि प्रातः उदित होते सूरज की किरणें शरीर पर पड़े तो शरीर में एक प्रकार का पोषण तत्व विटामिन डी उत्पन्न हो जाता है। इससे गर्भिणी का स्वास्थ्य एवं शक्ति बनी रहती है तथा भ्रूण के अस्थिर निर्माण में बहुत सहायता मिलती है। इसलिए इसे प्रातःकाल कुछ देर सूरज का प्रकाश लेना लाभदायक होगा। उसके कमरे में भी दिन में किसी न किसी समय धूप का प्रवेश अवश्य होना चाहिए। इससे कमरे का शुद्धिकरण हो जाता है। वही सूरज का प्रकाश की विलक्षण शक्ति के बारे में बताया जा रहा है और इसका हम लोग भी इसके महत्व को जानते हैं। तो ये सब न सिर्फ बलवर्धक औषधि है सूरज का प्रकाश, बल्कि इससे कई ऐसे तत्व हमें आवश्यक मिल जाते हैं जो फास्फोरस, लोहा, आयोडीन के रूप में होते हैं। और प्रातः उदित होते यदि सूरज की रोशनी की सेवन की जाए तो न सिर्फ गर्भवती महिला बल्कि उसके गर्भस्थ शिशु की भी हड्डियां वगैरह जो होती है वो कैल्शियम का पोषण होने से मजबूत होते हैं। तो इसलिए गर्भवती महिला की परिचर्या हो तो जहाँ भी हो इसको परिचर्या के रूप में सूरज की रोशनी का पर्याप्त उसे मतलब उसकी संरक्षण मिल सके, उसका सानिध्य मिल सके, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। परिश्रम। गर्भाधान शरीर की एक प्राकृतिक क्रिया या किसी रोग का लक्षण नहीं है, अतएव स्वस्थ व्यक्ति की भांति शरीर को सचेष्ट रखने, पाचन क्रिया को व्यवस्थित रखने तथा विभिन्न अंगों को पुष्ट रखने के लिए प्रसव को कुछ न कुछ परिश्रम करते रहना चाहिए। स्वयं को किसी असाधारण दशा में ग्रस्त अथवा रोगी मानकर गर्भवती का सारा दिन लेटे रहना अपने एवं भ्रूण के प्रति शत्रुता करना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गर्भाधान एक शारीरिक एवं प्राकृतिक क्रिया है, इसके कोई रोग का लक्षण नहीं है, बल्कि अपने आप को इंगेज रखने के लिए हर मतलब छोटे मोटे कामों में अपने आप को इंगेज रखे ताकि हमारी जो पाचन क्रिया है, शरीर की गतिशीलता जो है वो बनी रहे। और इससे न क्या होता है कि गर्भवती जो ऐसे गतिशील रहती है हल्के फुल्के कामों में, तो उसकी भ्रूण की भी प्रति जो है एक तरह से सुरक्षा हो जाती है, उसकी भी हलचल और संचालन सही रहती है। लेकिन वही अगर महिला आलस प्रमाद करे, किसी दिन भर लेटे रहे, कोई शारीरिक श्रम हल्के फुल्के कार्य भी ना करे, तो एक तरह से वो भ्रूण के साथ क्या है शत्रुता करती है। यानी भ्रूण की विकसित होने में गर्भस्थ बालक बालिका जो भी उसको विकसित होने में दिक्कत होती है, कठिनाइयां होती है। और ऐसे बच्चे ही ठीकने, इसके पहले हम लोग स्वाध्याय में पढ़ा भी था कि ठीकने और नाटे करके हो जाते हैं या फिर कोई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, सुस्त होते हैं जन्म लेने के बाद। तो इसलिए गर्भवती महिला की एक्टिविटी पर उसके गर्भस्थ जो शिशु होते हैं उसका काफी प्रभाव पड़ता है। साधारण घरों में गृहस्थी के साधारण कार्यों के संपादन से भी गर्भिणी का पर्याप्त परिश्रम हो जाता है। जहां तक हो चलने फिरने का कार्य करते रहना चाहिए। हर समय बैठे रहने से अथवा लेटे रहने की स्वास्थ्य की हानि के अतिरिक्त प्रसव काल में भी अत्यंत कष्ट होता है। श्रम करते समय अत्यधिक बोझ भार उठाने से गर्भपात का भय रहता है। गर्भ के प्रथम 3 मासों में इस ओर विशेष सावधानी रखना आवश्यक है, क्योंकि इस समय रक्तस्राव की अधिक संभावना रहती है। शारीरिक श्रम में इस बात का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि गर्भिणी स्वयं को अत्यधिक न थका ले, इससे बहुधा निद्रानाश की शिकायत हो जाती है। यहाँ बताया जा रहा है कि बस महिला जो है, गर्भवती महिला स्त्री जो है, मतलब उसकी परिचर्या के अंतर्गत वो अपनी देखभाल के अंतर्गत क्या करे, वो हल्के फुल्के कामों को करे। ऐसा नहीं कि एकदम आराम तलबी जीवन बिताए, बल्कि शारीरिक श्रम हल्के फुल्के करते रहे। इससे क्या होता है, उसकी जो प्रेगनेंसी और प्रसव पीड़ा भी जो है वो बहुत कष्टदायक नहीं होती है। और हल्के फुल्के काम करने से उसके बॉडी ढीले रहते हैं, उसके मतलब सभी अंग जो है एक तरह से कह सकते हैं संचालित रहते हैं, गतिशील रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो खुद भी अपने आप को बोझ नहीं समझती और गर्भस्थ बालक को भी जो है एक तरह से उसकी भी देखभाल अच्छे से हो जाती है। और हल्के फुल्के शारीरिक श्रम करने से महिला जो है स्वस्थ भी रहती है और एक तरह से बॉडी की एक्टिविटी भी हो जाती है। इसका प्रभाव जो है अच्छे प्रभाव उसके गर्भस्थ बालक पे पड़ता है। लेकिन हाँ, उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे वो अधिक से अधिक थक जाए और उसकी नींद उड़ जाए या फिर शरीर में अन्य कोई कष्ट हो जाए। तो इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। तो इस तरह देखा जाए
तो एक गर्भिणी को, एक गर्भस्थ बालक की देखभाल के लिए क्या क्या हल्के फुल्के काम करना चाहिए, सूरज की रोशनी कैसे लेना चाहिए, उसके जिस कमरे में रह रहे हो वहाँ पर वायु का संचार अच्छे से होना चाहिए, कोई मतलब इस तरह की सूरज की रोशनी अच्छे से आना चाहिए ताकि उसको पर्याप्त जो भी तत्व है प्राकृतिक ढंग से न सिर्फ उस गर्भवती स्त्री को मिले, उसके सहारे उसके द्वारा जो क्या है उस गर्भस्थ बालक पे भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो यह है गर्भवती महिला की परिचर्या के अंतर्गत हम लोगों ने आज ये स्वाध्याय किया। आज का स्वाध्याय हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और हम लोग अपनी भावी पीढ़ी का नव निर्माण किस तरह का छोटे छोटे चीज़ों को लेकर कर सकते हैं, हर एक दिन को, प्रत्येक दिन को अच्छे से कैसे निभाकर हम उसका पूर्ण कर सकते हैं, उस 9 महीने को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं, उस 9 महीना की पूर्णता की ओर ले जाकर कैसे एक नवजीवन का हम उत्पन्न कर सकते हैं, ये हम सबका कर्तव्य कैसे यहाँ कहाँ किस रूप में बनता है, छोटे छोटे कार्यों के द्वारा ये हम इसको महत्व को समझे, यही स्वाध्याय के द्वारा बतलाया जा रहा है हमारी भावी पीढ़ी और उसके नव निर्माण के अंतर्गत। सभी को प्रणाम। हम लोग फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।